एक उसकी एक इसकी एज, बच्चे की एक एज होती है। तो एक्सप्रेस आप करते हैं रिलेटिव इंटेलिजेंस ऑफ बच्चे की एक, तो इसको कहते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट, आईक्यू। ठीक है। अब आईक्यू में आप जो है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज या बायोलॉजिकल एज को क्या करते हैं, इसका रेशियो लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। ये फार्मूला दिया था विलियम स्टर्न ने। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू बहुत ही, ये 145 से 160 की रेंज में जाता है, उन्हें गैरी गिफ्टेड या हाईली एडवांस्ड बच्चे कहते हैं। 130 टू 144 वाले जो बच्चे होते हैं गिफ्टेड या एडवांस होते हैं। 120 टू 129 वाले सुपीरियर होते हैं, और हाई एवरेज होते हैं 110 टू 119 वाले, और 90 टू 10 वाले जो है वो क्या होते हैं, एवरेज होते हैं। और फिर इस तरीके से ये आप देख सकते हैं सारे कि मॉडरेटली इम्पेयर्ड होते हैं, कोई मल्टी इम्पेयर्ड है, और जो है तो मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं आपकी मेंटल एज को। आपके जो साइकी है, आपकी जो साइकोमोट्रिक स्किल्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू देयर एज, और कुछ अपनी एज से भी जो है वो लो परफॉर्मेंस रखते हैं। तो उस मुताबिक फिर हम उसकी मेंटल एज डिसाइड करते हैं कि बच्चा जो है तो 15 साल का, लेकिन अभी यार मेंटली ये 10 साल का लग रहा है। कभी आपने सुना है अपने दोस्तों में भी कहते हुए कि यार अभी आप जो है ना बड़े तो हो गए हो, लेकिन अभी आप बच्चे हो। तो यानी बंदा 30 साल का हो गया लेकिन बातें वो 20 साल वाली उम्र वाली कर रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई मेंटल एज तो इसकी जो है वो 20 है, और क्रोनोलॉजिकल या बायोलॉजिकल जो एज है वो इसकी 30 है। तो उसका हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो उसके बाद होता है आपका इमोशनल क्वोशिएंट, होता है एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू परसीव और अंडरस्टैंड और यूज एंड हैंडल इमोशंस। आपको किसने गाली दे दी और आपका रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इमोशनल जो क्वोशिएंट है वो क्या है, इमोशनल क्वोशिएंट, ठीक है। तो उसके बाद जो है इंटरव्यू यहाँ पर है। इंटरव्यू भी एक टेस्ट की टाइप में आता है। तो स्ट्रक्चर पर्पजफुल फेस टू फेस, स्ट्रक्चर एंड पर्पजफुल फेस टू फेस इंटरेक्शन between two persons for exchange of ideas, question answers and communications, or asking question orally face to face situation, इसको इंटरव्यू कहते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, जैसे CSS PMS वगैरह के इंटरव्यू होता है, तो उसमें इन डेप्थ देखा जाता है कितना नॉलेज है क्या। और एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट विद द पार्टिसिपेंट्स, एडिशनल व्यूज ओपिनियन जो है इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि बच्चा जो है किस लेवल पर है और किस जॉब के लिए सूटेबल है। अब इंटरव्यू क्या के टाइप्स आ जाएंगी। इंडिविजुअल इंटरव्यू है, इन टाइप ऑफ इंटरव्यू विद वन कैंडिडेट एट अ टाइम, जो है वन कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू दे रहा होता है। और ग्रुप इंटरव्यू है, टाइप ऑफ इंटरव्यू विद मैनी कैंडिडेट्स, इसमें साइकोलॉजिकल जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं ना, तो इसके लिए आपके मुख्तलिफ एजेंसीज वगैरह के लिए, तो उसमें ये ग्रुप इंटरव्यू होता है। सिंगल इंटरव्यू होता है, टाइप ऑफ इंटरव्यू कंडक्टेड बाय वन इंटरव्यूअर। अब ये देखिएगा इंडिविजुअल इंटरव्यू और सिंगल में थोड़ा फर्क। इंडिविजुअल इंटरव्यू जिसमें जो है इंटरव्यूअर की बात, इंटरव्यू की बात की रही जा रही है, इंटरव्यूअर के नहीं। जबकि सिंगल इंटरव्यू वो है जिसमें इंटरव्यू देने वाला सिंगल होता है। पैनल इंटरव्यू वो होता है जिसमें ये पूरा जो है वो पैनल बैठा होता है इंटरव्यू लेने वालों का। और स्ट्रक्चर इंटरव्यू वो होता है जिसमें क्वेश्चन ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। अनस्ट्रक्चर ये होता है कि जिसमें अनपढ़ क्वेश्चन किए जाते हैं। इन डेप्थ इंटरव्यू ये होता है इसमें फ्रीली टॉक की जाती है किसी टॉपिक पर, किसी जो है ना वो सिचुएशन पर,
और फोकस इंटरव्यू ये होता है कि जिसमें एक टॉपिक पर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है आपको कि एक टॉपिक पर ही आपने बात करनी है। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं मॉडर्न असेसमेंट की तरफ। तो मॉडर्न असेसमेंट जो है कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट, CAA, कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट, ये कॉमन टर्म है फॉर द यूज ऑफ कंप्यूटर असेसमेंट। तो another name is computer aided असेसमेंट, कंप्यूटर असिस्टेड या कंप्यूटर एडेड असेसमेंट, इसको याद रखिएगा। कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट जो होती है या टेस्टिंग जो होती है, ये कॉमनली जो है मेड बाय कंप्यूटर वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपकी चला रही है, या NMS आपका जो ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह का है ये। और जो असेसमेंट के मेथड्स हैं इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन, द टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट where indicate their selection by using a mouse or point, ठीक है ना। और उसके बाद आर्मी अल्फाबेट टेस्ट होता है, ये वर्बल टेस्ट है for measuring such skills as ability to follow directions। और आर्मी बीटा टेस्ट होता है, ये प्रेजेंट करता है नॉन वर्बल, ठीक है ना। रॉबर्ट यर्क्स ने इसको जो है डेवलप किया था। तो इनको जरा उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो है, वो ऑब्जर्वेशन क्या चीज होती है, केयरफुल पर्पसफुल नोटिसिंग ऑफ वर्क ऑफ स्टूडेंट। आप स्टूडेंट के वर्क को नोट कर रहे होते हैं सिस्टमेटिकली और इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है बहुत सारे मामलात में, सिर्फ एजुकेशन में नहीं। और टाइप्स ऑब्जर्वेशन है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कि टीचर या रिसर्चर जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है सिचुएशन में। नॉन पार्टिसिपेंट में टीचर जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में टीचर खुद डायरेक्ट या रिसर्चर खुद ऑब्जर्व कर रहा है। इनडायरेक्ट में किसी के जरिए ऑब्जर्व किया जा रहा है। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन ये है कि ऑब्जर्वेशन जो है अननेचुरल सेटिंग से है, जैसे आपको कैमरा वगैरह लगा के और इस वजह से। फॉर्मल इनफॉर्मल जो है वो भी उसकी टाइप्स हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस हैं। साइकोमेट्रिक्स, ये कंसर्न है विद साइकोलॉजिकल मेजरमेंट इंक्लूडिंग मेजर ऑफ नॉलेज है, एबिलिटी है, एटीट्यूड। और ओवर्ट भी है, बिहेवियर है, ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ पर्सन, रनिंग, स्माइलिंग, डांसिंग, ठीक है ना, मुख्तलिफ उसकी हरकत उसका जो ऑब्जर्व करना उसको ओवर्ट बिहेवियर कहते हैं। तो उसके बाद कोवर्ट बिहेवियर है, अनऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, जैसे ड्रीमिंग, थिंकिंग, कोई कैसे ख्वाब देखता है, क्या सोचता है, ये तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते ना डायरेक्टली। और मास्टरी टेस्ट होता है, टेस्ट यूज टू मेजर मिनिमम बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है। रेडीनेस टेस्ट इज मास्टरी टेस्ट। अर्ली रेडीनेस टेस्ट जो होता है, कितनी जल्दी कोई तैयार होता है किसी काम के लिए, ठीक है ना। सर्वे टेस्ट होता है, मेथड यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सैंपल। सैंपल ये होता है कि हम बहुत सारे मौके पर पूरी आबादी को या पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि कुछ लोगों से उसके बारे में राय लेते हैं किस चीज के बारे में, तो वो सैंपलिंग होता है। उसके बाद पैरेट टेस्ट होता है, पैरेट प्रोडक्ट तो सुनना होगा। ये टेस्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटेड टू रिप्रेजेंट सैंपल ऑफ पार्टिसिपेंट्स solely for the purpose of determining properties of test before large scale application। आपने सुना होगा पैलेट प्रोजेक्ट जो है वो हम स्टार्ट किया है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं किसी कम्युनिटी में या किसी जगह पर आप एक टेस्ट दे रहे हैं और चाहते हैं कि इसकी बेस पर हम ये अगर बड़े पैमाने से पर स्टार्ट कर दें ये काम, तो उसका रिजल्ट कैसा होगा। तो एक जो आपका छोटे पैमाने पर रिजल्ट है उसको आप जनरलाइज कर देते हैं। प्री टेस्ट होता है कि जब आप जो है पढ़ाने से पहले या तैयारी से पहले जो टेस्ट देते हैं, प्री टेस्ट है। क्वालिटेटिव असेसमेंट क्या होती है, असेसमेंट ऑन कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा। तो इसको हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम नेचुरल सेटिंग्स, ऑब्जर्व करना है, इंटरव्यू वगैरह करना है, ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वांटिटेटिव में आपने मार्क्स वगैरह जैसे देते हैं, मेजरमेंट है, क्वांटिफिकेशन है, चेकलिस्ट बनाते हैं, टेस्ट का स्कोर देते हैं और व्हाट्सएप। कन्वर्जेंट क्वेश्चंस होते हैं जो अलाउ करते हैं वन करेक्ट आंसर, सीधा भाई ABC जैसे है ना, जब हमारे पास बहुत सारे आंसर हैं ABCD,
तो एक ही करेक्ट होगा। कन्वर्जेंट क्वेश्चन है वो आपका। डाइवर्जेंट ये होता है कि मोर देन वन वे से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है आर यूज टू मेजर पर्सनैलिटी। और इंटरनल एग्जाम्स होते हैं जो आपके इदारा इम्तिहान देता है। एक्सटर्नल एग्जाम वो होते हैं जो आउटसाइड बॉडी जैसे बोर्ड यूनिवर्सिटी इम्तिहान देती है। ओरल फ्लुएंसी टेस्ट होता है इंफॉर्मेशन असेसमेंट ऑफ रीडिंग टू आइडेंटिफाई एरर। और उसके बाद ओरल रीडिंग टेस्ट होता है oral and silent reading test used to identify development of literacy level उसका क्या है। और नीड असेसमेंट की होती है प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई नीड्स एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेटिव प्रायोरिटीज। और डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स जो होती है मेथड है फॉर असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू टू क्राइटेरिया एंड एक्सटेंट टू विच अल्टरनेटिव्स सेटिस्फाइड। उसके बाद आप असेसमेंट प्लान की तरफ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स दैट आउटलाइन एसएनओज। क्वालिटेटिव वेरिएबल, वेरिएबल वो क्वांटिटी है जो वेरी करती है, जैसे वेरिएबल इन द न्यूमेरिक फॉर्म, जैसे एज है, हाइट है, ये आपके नंबर से चेंज होती है कि इतने साल इतने। और दूसरी होती है क्वालिटेटिव, जैसे जेंडर है, 5 डायमेंशंस ऑफ लर्निंग हैं, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। ये क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में नंबरिंग सिस्टम आ जाएगा। उसके बाद है क्वालिटीज ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट। जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है आपका, उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। ये 5, 6, 7 हैं। मैं जरा इनमें एक दो जो है वो जो ज्यादा थोड़ा सा कंसेप्चुअल है उनके बारे में बात करके आगे मूव कर जाऊंगा। लेकिन देखिएगा, वैलिडिटी क्या है? एक्यूरेसी विच विच टेस्ट मेजर्स व्हाटएवर इट इज सपोज्ड टू मेजर। इसके बारे में मैं एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से कि आपने 7th क्लास का साइंस का टेस्ट देना था। 7th क्लास साइंस और चैप्टर नंबर 3 का आपने टेस्ट देना था, ठीक है। कंटेंट वैलिडिटी ये है कि क्या आपने नंबर 1 आपने 7th क्लास की ही बुक पकड़ी है जिससे टेस्ट बनाया है। दूसरी बात साइंस की ही पकड़ी है। और तीसरी बात चैप्टर 3 का लेना था, चैप्टर 3 का ही लिया है। दैट्स, तो इसका मतलब है दैट्स ओके कि आप यही मेयर करना चाहते थे। एक है कंटेंट वैलिडिटी कि जो आपके पास कंटेंट था, जो आपने पढ़ाया था, आप उसी में से टेस्ट दे रहे हैं। क्राइटेरिया आपने क्या बनाया है? ये क्राइटेरिया वैलिडिटी होता है कि सेम रिजल्ट जो प्रोड्यूस बाय अदर स्टैंडर्ड। तो इसके बाद प्रिडिक्टिव है और कंकरेंट वैलिडिटी है। टेस्ट प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट्स, जब प्रीवियस यही हेल्ड हुआ था उसके रिजल्ट आपके सेम है। कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी ये होता है extent to which test reflects to measure of hypothesis or it is checked what should exist in test theoretically उसमें है क्या। और कन्वर्जेंट वैलिडिटी ये है कि डिफरेंट मेजर्स हैव ऑन दी अंडरलाइंग कॉमन वैल्यू की तरफ जाते हैं। डाइवर्जेंट होती है कि डिफरेंट मेजर जो है वो नॉट टाइटली रिलेटेड हैं। और फेस वैलिडिटी होता है कि व्हेन वन लुक्स एट द टेस्ट he thinks of the extent to which logically related to being tested, कि जो आपने टेस्ट देना था वही दे रहे हैं। इंटरनल वैलिडिटी होती है कि टेस्ट इज वैलिड इज डिफरेंट ऑन जो है ना डिफरेंट वेरिएबल को आप चेंज कर देते हैं। और एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है कि रिजल्ट जनरलाइज करते हैं पॉपुलेशन पूरी के ऊपर, तो क्या ये टेस्ट आपका ठीक है। अब फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है। जस्ट आप वैलिडिटी की बात करेंगे और वैलिडिटी की समझ आ जाए आपको तो बस आपका काम हो गया। वैलिडिटी में ये है कि जो आपने मेजर करना था आपने वही किया है। जस्ट इतना याद रखें, जो आपने मेजर करना था, ठीक है, व्हाट एवर इट इज सपोज टू मेजर, जो आपने मेजर करना था वही किया है। आगे रहना ये वैलिडिटी। रिलायबिलिटी क्या है यार? रिलायबिलिटी ये है कि डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ऑफ अ टेस्ट व्हेन टेस्ट शोज सिमिलर रिजल्ट रिपीटेडली। आपने एक दफा 7th क्लास का चैप्टर साइंस का चैप्टर 3 का टेस्ट दिया बच्चों से, आपका स्कोर जो भी बच्चों का आया, कुछ अर्से बाद फिर आप टेस्ट देते हैं तो फिर स्कोर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, एक बच्चा जिसके 10% मार्क्स थे अब वो 90% दे रहा है, और जिसके 90% थे अब वो 60% पर आया खड़ा है, तो इसका मतलब है गड़बड़ हुई है कि 10% वाले ने वो टेस्ट कहीं से देख लिया था या
कुछ इस वे से अब वो टेस्ट आपका रिलायबल नहीं रहा, आपको उसे यूज नहीं करना चाहिए। टेस्ट रीटेस्ट की रिलायबिलिटी एक तो होती है इंटर-रेटर सिमिलर टेस्ट गिवन टू डिफरेंट स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम, और इंट्रा-रेटर होता है सिमिलर टेस्ट गिवन टू सेम स्टूडेंट एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, टेस्ट रीटेस्ट क्या होता है कि आप एक टेस्ट जो है एक क्लास आपका जैसे 7th का सेक्शन ए था, आपने उससे लिया था, फिर आप सेक्शन बी से देते हैं तो ज्यादा फर्क ना हो मार्क्स में, स्कोर्स में दोबारा, या फिर आप एक स्टूडेंट से देते हैं। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी टेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू हाफ्स, तो रिजल्ट जो दोनों हाफ्स के वो क्या है आते हैं, ये वो वगैरह। ठीक है, इसमें फैक्टर बहुत सारे आ जाते हैं कि एक तो आपके पास लेंथ ऑफ टेस्ट है कितनी है, स्प्रेड ऑफ स्कोर है, डिफिकल्टी लेवल है, ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी ये होती है कि मुख्तलिफ लोग जो है अगर इसको करें टेस्ट को तो उसका स्कोर कितना डिफरेंट हो जाएगा फिर। तो इसमें थ्रेट्स टू रिलायबिलिटी होती है कि फटीग, बच्चा थका हो सकता है, हैबी हैबिचुएशन हो सकती है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर हो सकती है, या इस तरह के मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से वो टेस्ट अच्छा बच्चे का नहीं हो सकता। उसके बाद ये खसूसियत ये भी होनी चाहिए कि टेस्ट इकोनॉमिकल हो, बहुत ज्यादा लेंथी ना हो ताकि कॉपी वगैरह करवानी है वो। टाइम की मैनेजमेंट ऐसी हो कि आपका पीरियड 30 मिनट का है तो आप 30 मिनट में उसको कर सकें। स्पेसिफिसिटी ये है कि आइटम जो टेस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक जो आपसे टॉपिक से या सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्या वही चीजें दी गई हैं। और ऑब्जेक्टिविटी ये है कि स्कोरिंग जो है टेस्ट एनी फैक्टर से इफेक्ट ना हो। जैसे हमारे ऐसा होता है, इंग्लिश ऐसे है या उर्दू ऐसे है, तो अगर आप 10 लोगों से एवेल्युएट करवाएं ना, एक ऐसे की 10 कॉपियां करवा के, तो मुफ्त मार्क्स देंगे। अगर आप जो है 50 एमसीक्यू चेक करवाएं, चाहे एक आप 1000 लोगों से भी चेक करवा लें ना, तो उनका स्कोर सेम होगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिविटी है, यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं है, बायसिंग नहीं है। कई बार ये होता है कि अचीवमेंट ऑफ करेक्ट प्रोपोर्शन होती है अमंग क्वेश्चन के, क्वेश्चन सब्जेक्टिव कितने हैं, ऑब्जेक्टिव कितने हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है। कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होने चाहिए टेस्ट में, कुछ एवरेज और कुछ बहुत ही आसान। बहुत आसान जो है सबके लिए सेम, एवरेज जो है ताकि जो बच्चा जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो आसान से आगे मूव करे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 20 या 30% जो वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने कोर्स पूरा पढ़ा हुआ है। एडिकेसी ये है कि सफिशिएंटली लार्ज इनफ है, सारी चीजें कवर कर रहा है जो जो कवर करनी थी। डिस्क्रिमिनेशन ये है कि टेस्ट जो है डिटेक्ट कर रहा है स्मॉल डिफरेंसेस को भी। और डिफरेंशिएबिलिटी ये है कि हाई अचीवर और दो अचीवर, कम नंबर देने वाले और ज्यादा नंबर देने वालों के दरमियान जो है डिफरेंस टेस्ट कर रहा है, और टेस्ट को ये करना चाहिए। ये ना हो कि सारे जनाब 80% से ऊपर नंबर दिए खड़े हों, 80% प्लस सबके हो जाएं, तो फिर तो गड़बड़ हो गई ना। तो इसमें 50 वाले भी होने चाहिए, 40 वाले भी होने चाहिए, 60 वाले भी, 90 वाले भी, और ऑलमोस्ट 100 वाली भी। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी ये है। डिस्क्रिमिनेशन ये है कि क्वालिटी मेजर और डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंसेस, कि एक बच्चा जो है वो आपके पास 99 मार्क्स दे रहा है, दूसरा भी 99.5 दे रहा है, तो फिर डिफरेंस ये होना चाहिए। ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।